ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 111 रेगिस्तानी लौह भाड़े का समूह। ऊपर के शून्य में गूही लिटिल गोल्ड की पीठ पर बैठा था और तेजी से नीचे के सुनहरे विस्तार को पार कर रहा था। उसे रेगिस्तानी शहर छोड़े हुए 2 दिन हो चुके थे। गूही अब नक्शे पर बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर जा रहा था। उसने नक्शा अपने हाथ में पकड़ रखा था और वह बता सकता था कि वह स्टोन डेजर्ट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था। ऊंचे आसमान में गूही लिटिल गोल्ड पर खड़ा था और अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर रहा था। अचानक उसने एक भान उठाई और नीचे देखा। नीचे रेत के टीले पर एक आदमी बेतहाशा भाग रहा था। जैसे ही वह टीले पर गिरा, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लुढ़क गया। ऊपर से गूहे ने उस आदमी को देखा जो टीले से गिर गया था। उसकी आंखों में बेबसी का भाव था। अगले ही पल गूहे ने आरोहण के चरणों का उपयोग किया और उस आदमी के बगल में दिखाई दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज रिंग से पानी की बोतल निकाली और घायल व्यक्ति को दे दी। पानी की मदद से कोमा में पड़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं। उसने गूहे की ओर देखा जो अचानक उसके सामने आ गया था और उसमें कोई दुर्भावना न देखकर उसने राहत की सांस ली। उस व्यक्ति पर एक नज़र डालने के बाद गूहे ने अपने स्टोरेज रिंग से पानी की एक बोतल निकाली और उसे जाने से पहले उस व्यक्ति को दे दी। गूहे ने कभी खुद को दयालु हृदय वाला संत व्यक्ति नहीं माना, लेकिन रेगिस्तान में जब वह किसी घायल अजनबी से मिलता तो उसे कुछ पानी पिलाना उसका अंतिम लक्ष्य होता। अगर वे उससे उम्मीद करते कि वह उन्हें रेगिस्तान से बाहर तक ले जाएगा तो वे निराश हो जाते। भाई, ये देखकर कि गूहे पानी देने के बाद जाने वाला था, वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से गूहे को रोका और विनती भरे लहजे में कहा, भाई कृपया रुको। हमारे भाड़े के सैनिकों पर सांपों का हमला हो रहा है और हम जीवन मरण की स्थिति में हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम स्टोन डेजर्ट सिटी जाओ और सुदृढ़ीकरण मांगो। माफ करो, मेरे पास समय नहीं है। ये सुनकर गूहे ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने बस शांति से मना कर दिया। उसे उसके उदासीन स्वभाव के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस दुनिया में हर कोई सुदृढ़ीकरण की तलाश में नहीं जा सकता। चूंकि उन्होंने टैगोर रेगिस्तान में आने और भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई, जैसे जैसे गूहे आगे बढ़ता गया, वह आदमी और भी चिंतित होता गया। पीछे हट रहे गूहे पर चिल्लाते हुए उसने कहा, भाई कृपया हमारी मदद करो। अगर हमारा डेजर्ट आयरन भाड़े का सैनिक समूह इस संकट से बच जाता है तो हमारा नेता निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा इनाम देगा। उस आदमी की चीखें सुनकर गूहे रुका और फिर मुड़ा। वह प्रसन्न भाव से उस आदमी के पास वापस चला गया। डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप, क्या आप स्टोन डेजर्ट सिटी के डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप का हिस्सा हैं? उस आदमी को देखते हुए गूहे ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और उसकी गहरी आंखों में विस्मय का एक संकेत दिखाई दिया। क्या संयोग है। हाँ भाई, क्या आपने हमारे भाड़े के समूह के बारे में सुना है? आदमी कुछ हद तक अनिश्चित था कि क्या गूहे की उनके समूह में रुचि अच्छी थी या बुरी। इस स्थिति में उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गूहे ने पूछा, क्या आपके नेता का नाम जियाओडिंग या जियाओली है? ये सुनकर आदमी ने सावधानी से उत्तर दिया, हाँ। ये देखकर गूहे थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप का सामना कर चुका था। अपनी स्टोरेज रिंग से गूहे ने एक विषण गोली निकाली और उसे उस आदमी को सौंप दिया। ये लो, ये सांप के जहर को बेअसर कर देगा। धन्यवाद भाई। आदमी ने कृतज्ञतापूर्वक गोली स्वीकार की और उसे निगल लिया। धन्यवाद भाई। गूहे के हाथ से उपचार की दवा लेते हुए उस आदमी ने भी उसे निगल लिया। फिर गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से औषधीय मरहम की एक छोटी बोतल निकाली और उसे उस आदमी को थमा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक उपचार मरहम है। इसे अपनी चोटों पर लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद मुझे अपनी भाड़े की टीम में ले चलो। क्या? वहां जाओ। ये सुनकर वह आदमी हैरान हो गया और जल्दी से बोला, भाई ये संभव नहीं है। हमारी टीम को सांपों ने घेर रखा है और उनमें से 8 हैं। उनमें से 3 9 सितारा डू मास्टर हैं। छोटे भाई, बेहतर होगा कि तुम स्टोन डेजर्ट सिटी में जाकर सुदृढ़ीकरण के लिए कहो। हमारे नेता और अन्य लोग तुरंत आएंगे। हम यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। आदमी ने उसे बेचैनी से मनाने की कोशिश की। बात करना बंद करो और जल्दी से दवा लगाओ, फिर आगे बढ़ो। ऐसा करने के लिए मेरे पास खुद का आश्वासन है, अन्यथा जब वे सुदृढ़ीकरण लाएंगे तो तुम्हारे लोग खत्म हो जाएंगे। गूहे ने आग्रह किया और उसने उस आदमी की जांघ पर हल्के से लात मारी और अपनी आंखें घुमाईं। गूहे की बातें सुनकर आदमी ने एक बार फिर उसे संदेह से देखा। सफ़ेद कपड़े पहने, धूल से बेदाग, अकेले चल रहा है।
इन सभी कारकों ने आदमी को उसके सामने खड़े आदमी की असली ताकत का पता लगाने में असमर्थ बना दिया। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आदमी ने अपनी जांघ पर औषधीय मरहम लगाया। फिर वह कांपते पैरों के साथ खड़ा हुआ और एक टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वहां से बहुत दूर नहीं है। गूहे ने रेत के टीले पर एक संक्षिप्त नज़र डाली और थोड़ा सिर हिलाया। उसने आदमी की बांह पकड़ी और एक झटके में वे एक पहाड़ी की चोटी पर थे। गूहे की नज़र नीचे रेगिस्तान पर पड़ी। रेगिस्तान में एक दर्जन भाड़े के सैनिक अपने हथियारों के साथ खड़े थे, उनकी पीठ उसकी ओर थी। उनके चारों ओर 8 अजीब दिखने वाले जीव थे। इन जीवों के सिर और शरीर मानव थे, लेकिन पैरों की जगह एक विशाल सांप की पूंछ थी। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए फुफकारते थे, जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। क्या ये टैगोर रेगिस्तान के सांप लोग हैं? गूहे ने 8 नर सांप लोगों को देखते हुए आश्चर्य से कहा। वह वास्तव में चकित था। इस दुनिया में आने के बाद से यह पहली बार था जब उसने ऐसे जीव देखे थे। उद्धरण चिन्ह ... सर, वे हमारे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के एक दस्ते हैं। मूल रूप से हमारा इरादा जादुई जानवरों का शिकार करने का था, लेकिन हम इन लोगों द्वारा अप्रत्याशित रूप से घात लगाए गए थे। आदमी ने गूहे को श्रद्धा से देखा। गूहे की गति ने पहले ही आदमी को एहसास करा दिया था कि यह एक छिपी हुई शक्ति है। ठीक है, थोड़ा सिर हिलाते हुए गूहे की नज़र 10 भाड़े के सैनिकों पर पड़ी। 8 पुरुष और 2 महिलाएं। एक त्वरित जांच करने पर उसने पाया कि उनकी ताकत दयनीय रूप से कमज़ोर थी। उन्हें मार दो और महिला को छोड़ दो। त्रिकोणीय पुतलियों वाले सांप लोगों के नेता ने अपनी नज़र महिलाओं में से एक पर डाली। उसकी आवाज़ ठंडी, कर्कश थी और उसमें वासना की झलक थी। सांप लोगों में महिलाओं के लिए स्वाभाविक लालच और इच्छा होती है। नेता की आज्ञा सुनते ही आसपास के सांप लोगों ने तुरंत खून के प्यासे भाव प्रकट किए। उनके मुंह थोड़े खुले और उनकी लाल सांप की जीभ बाहर निकली। सावधान रहो सब लोग। नंबर 5 मदद मांगने के लिए वापस चला गया है। अगर हम थोड़ी देर और टिके रहे तो हम बच जाएंगे। डेजर्ट आयरन मर्सेनरी ग्रुप की महिला भाड़े की सैनिक, एक कामुक महिला, ने अपने गुलाबी होठों को कसकर दबाया और ठंडे स्वर में बोली। उसकी बातें सुनकर अन्य भाड़े के सैनिकों को थोड़ा प्रोत्साहन मिला, लेकिन उनके हथियार पकड़ने वाले हाथ अभी भी पसीने से तर थे। उनके समूह में सबसे उच्च रैंक वाले सदस्य केवल 7 स्टार डू मास्टर्स के आसपास थे, जबकि दूसरी तरफ कई 9 स्टार डू मास्टर्स थे। यह असमानता, क्या वे सुदृढ़ीकरण आने तक टिक पाएंगे? हमला। एक ठंडी खर्राटों के साथ सांप लोगों के नेता ने अपना हाथ हिलाया और खून के प्यासे सांप लोग तुरंत केंद्र में भाड़े के सैनिकों की ओर दौड़ पड़े। हुश! जैसे ही सांप लोगों ने अपना हमला शुरू किया, एक पल में एक शक्तिशाली दबाव उतर आया। अध्याय 112 किंग लिन के साथ पहली मुठभेड़। शक्तिशाली दबाव आया और जल्दी ही चला गया। इस तीव्र दबाव के गायब होने के बाद डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों और सांप लोगों ने अचानक एक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को उनके बीच खड़ा देखा। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी के अचानक प्रकट होने से दोनों पक्ष हैरान रह गए। हालांकि थोड़ी देर बाद भाड़े के सैनिक धीरे धीरे शांत हो गए। चूंकि नवागंतुक इंसान था, इसलिए उन्हें लगा कि वह सांप लोगों की मदद नहीं करेगा। दूसरी ओर सांप लोगों ने अप्रत्याशित अतिथि को घूरा, उनके चेहरे गुस्से से भर गए। त्रिकोणीय पुतलियों वाले सांप लोगों के नेता ने गूहे को एक ठंडी नज़र से देखा और कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया और 2 सांप लोग, जिनमें से प्रत्येक की ताकत लगभग 5 सितारा डू मास्टर्स के बराबर थी, ने अपनी पूंछ हिलाई और गूहे पर हमला किया। गूहे ने अपनी आंखें उठाईं, हवा में खून की हल्की गंध को हल्के से सूंघा जो उसकी ओर बढ़ रही थी, और अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। फिर उसकी आंखों में बैंगनी लपटें चमकने लगीं। जो 2 सांप लोग उस पर हमला कर रहे थे, वे अचानक बैंगनी लपटों में बदल गए। बस एक पल में लपटों ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। आहे! बैंगनी लपटों के भीतर से एक तीखी चीख गूंजी। एक पल के बाद दोनों सांप लोग राख में बदल गए, जो हवा से जल्दी ही बिखर गए और रेगिस्तान में गायब हो गए। गूहे की शक्ति का प्रदर्शन देखकर उसके पीछे खड़े दर्जन भर भाड़े के सैनिक स्तब्ध रह गए। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे और उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। ये किस तरह की तकनीक थी? डेजर्ट आयरन भाड़े के समूह के सदस्य भी इस दृश्य को देखकर चकित थे। यह आदमी, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सदस्यों में से एक, ज़ुएलन ने थोड़ा खुला मुंह करके कहा। उसकी आकर्षक आंखें गूहे पर टिकी थीं। अरे बहन ज़ुएलन, क्या तुम ठीक हो? इस समय ओल्ड 5 नामक एक भाड़े का सिपाही एक टीले के पीछे से नीचे उतरा और उत्साह से भाड़े के सैनिकों के समूह के पास पहुंचा। वह ज़ुएलन को संबोधित कर रहा था। ओल्ड 5, क्या मैंने तुम्हें स्टोन डेजर्ट सिटी में जाकर सुदृढ़ीकरण लाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ज़ुएलन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने ओल्ड 5 को डांटा। उसकी बाहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसका भाव क्रोध से भर गया। ज़ुएलन द्वारा डांटे जाने के बाद ओल्ड 5 को खुद को समझाने का मौका मिला।
उसने गूहे की पीठ की ओर इशारा किया और कहा, बहन ज़ुएलिन, ये वही आदमी है जिससे मैंने मदद मांगी थी। वह ओल्ड फाइव के शब्दों को सुनकर ज़ुएलिन क्षण भर के लिए हैरान हो गई। उसने गूहे को देखा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वह कौन है? वह शायद हमारे डेजर्ट आयरन भाड़े के सैनिकों के समूह का सदस्य नहीं है ना? तुमने उसे हमारी मदद करने के लिए कैसे राजी किया? एक भाड़े के सैनिक के रूप में ज़ुएलिन हमेशा सतर्क रहता था। इस विशाल रेगिस्तान में आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। मैं वास्तव में इस आदमी को भी नहीं जानता। उसने मुझे पहले बचाया था, इसलिए मैंने उसे मदद के लिए स्टोन डेजर्ट सिटी जाने के लिए कहा। शुरू में उसने मुझे अनदेखा किया, लेकिन जब मैंने उल्लेख किया कि मैं डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप से हूं, तो वह अचानक उत्साहित हो गया। उसने मुझे एक मारक और उपचार दवा भी दी। क्या इस व्यक्ति का हमारे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप से कोई संबंध हो सकता है? ओल्ड फाइव की व्याख्या सुनने के बाद ज़ुएलिन की आंखों में चिंतन के संकेत दिखाई दिए। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, जो पसीने से थोड़े गीले थे, और उसके अनजाने आकर्षण ने पास के एक सांप व्यक्ति की आंखों को वासना से चमका दिया। मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी हमारे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में आते नहीं देखा। क्या वह दो कप्तानों का परिचित हो सकता है? उसने पहले जो तरीके दिखाए थे, उनके हिसाब से उसकी ताकत शायद किसी महान डू मास्टर से कम नहीं है। ज़ुएलिन ने सोचा, मुझे वास्तव में इसके बारे में नहीं पता। ओल्ड फाइव ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसे गूहे पर ऐसी अनुचित शर्त लगाने के लिए दोषी महसूस हुआ जिसने उसे बचाया था। बात जारी रखते हुए ओल्ड फाइव ने कहा, भले ही वह हमारी मदद करने को तैयार है, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है न? ये सांप लोगों के हाथों में पड़ने से बेहतर है। ओल्ड फाइव की बातें सुनकर ज़ुएलिन ने थोड़ा सिर हिलाया और उसके दृष्टिकोण से सहमत हुआ। अपने दो अधीनस्थों को आग की लपटों में बेवजह जलते देखकर प्रमुख सांप व्यक्ति की त्रिकोणीय पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने गूहे की ओर देखा और उसकी लाल सांप की जीभ हल्के से फड़की और कहा, मानव, तुम कौन हो? टैगोर रेगिस्तान में हम सांप लोगों को नाराज करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। गूहे बस हल्के से मुस्कुराया और चुप रहा। अगर तुम में थोड़ी भी समझ है तो मैं तुम्हें अभी जाने की सलाह देता हूं। मैं तुम्हारे द्वारा मेरे अधीनस्थों को घायल करने की अनदेखी कर सकता हूं। सांप लोगों के नेता ने एक छुपे हुए द्वेष के साथ एक डरावने स्वर में चेतावनी दी। जाहिर है, गूहे की शक्ति के पिछले प्रदर्शन ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं दी। क्षमा करें। गूहे मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, और उसके दो शब्दों में बातचीत न करने का लहजा था। तुम? ये सुनकर ज़ुएलिन, जो अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, अचानक अपने रास्ते पर रुक गई। क्या यह आदमी उन पर नजर रख रहा था? वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह से नीचा देखा गया था। हालांकि उसे जल्दी ही याद आ गया कि यह व्यक्ति वर्तमान में उनका एकमात्र रक्षक था। ये सोचते हुए ज़ुएलिन केवल गुस्से से अपना पैर पटक सकती थी, गूहे को घूर सकती थी, अपनी भरपूर छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस कर सकती थी, एक कदम पीछे हट सकती थी और खुद से बुदबुदाते हुए उसे ठंडी निगाहों से देख सकती थी। मैं देखना चाहती हूं कि यह आदमी वास्तव में कितना मजबूत है। वह बहुत घमंडी है। हालांकि ज़ुएलिन की ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति लंबे समय तक नहीं रही। वह जल्द ही सदमे से अभिभूत हो गई, जैसा कि उसके पीछे अन्य भाड़े के सैनिक थे। जैसे ही सांप के लोग एक साथ गूहे पर हमला करने के लिए तैयार हुए, उसने एक शांत भाव बनाए रखा। अगले ही पल बैंगनी लपटें अचानक उसके भीतर से उठीं, जिसने तुरंत गूहे को बैंगनी आग के गोले में घेर लिया। हिस! मैदान में बैंगनी लपटों में लिपटे गूहे को देखकर पीछे के भाड़े के सैनिक ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। ये किस तरह की तकनीक है? उस पर लपटों का क्या मतलब है? ऐसी क्षमताएं मुझे डर है कि एक डू ग्रैंड मास्टर भी हासिल नहीं कर सकता, है न? अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी करके ज़ुएलिन ने अपने सामने बैंगनी लपटों में लिपटे हुए व्यक्ति को देखा। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या वह एक कीमियागर हो सकता है? मैंने सुना है कि केवल कीमियागर ही ऐसी शक्तिशाली लपटों को नियंत्रित कर सकते हैं, भाड़े के सैनिकों में से एक ने टिप्पणी की। लेकिन कीमियागर आमतौर पर बहुत अलग थलग रहते हैं, है न? कोई टैगोर रेगिस्तान में क्यों आएगा? दूसरे ने सवाल किया। सभी ने एक दूसरे को देखा, कोई निश्चित जवाब देने में असमर्थ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इन सांप लोगों से निपटने के लिए अकेला आया था। उसके पास वास्तव में ऐसी शक्तिशाली अग्नि क्षमताएं हैं। भाड़े के सैनिकों में से ओल्ड फाइव का जबड़ा खुला रह गया। उसका चेहरा हैरान लग रहा था, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो, और वह चकित होकर बुदबुदाया। हालांकि वह काफी घमंडी है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसके पास घमंडी होने के कारण हैं। एक भाड़े के सैनिक ने आह भरी और कहा। उसकी आवाज में ईर्ष्या और राहत भरी उत्तरजीविता का संकेत था। यह आदमी धरती पर कहाँ से आया है? मैंने कभी किसी आसपास के शहर में ऐसे अजीब व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। ज़ुएलिन ने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। मुझे नहीं पता।
किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। ये देखकर ज़ुएलिन ने एक असहाय मुस्कान बिखेरी और कहा, इसे भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ से आया है। ऐसा लगता है कि आज हम बच गए, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। दूसरी तरफ सांप लोग भी घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने गूहे के शरीर से अचानक निकलने वाली बैंगनी लपटों को देखा था। उनके दो साथियों का भाग्य स्पष्ट था और उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, जिससे वे इन बैंगनी लपटों की शक्ति के बारे में बेचैन हो गए। उस पल सभी सांप लोगों ने गूहे की ओर अपनी निगाहें घुमाईं, जो आग की लपटों से घिरा हुआ था और अस्त व्यस्त हो गया। गूहे ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दर्जन भर सांप लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उसका चेहरा शांत और निर्मल बना रहा। अगले ही पल उसने एक विचार किया और उसके शरीर पर बैंगनी लपटें उससे अलग हो गईं, सर्प जैसी लपटों में बदल गईं जिन्होंने सांप लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ये बैंगनी लपटें गूहे की मूल ज्वाला आत्मा अग्नि थीं, जो एक असामान्य ज्वाला से बनी थी और इसकी शक्ति असाधारण थी। जल्द ही बैंगनी लपटें सांप लोगों के संपर्क में आ गईं। संपर्क के क्षण में सांप लोगों से दयनीय चीखों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। सांप लोगों ने पाया कि बैंगनी लपटों के संपर्क में आने पर ऐसा लगा जैसे वे भयानक कीड़ों से ग्रसित हो गए हैं और वे लपटों को बिल्कुल भी नहीं बुझा सकते। बैंगनी लपटों ने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया, जिसमें कपड़े, मांस और यहाँ तक कि उनके डुक्यूई भी शामिल थे। मैदान में दर्जन भर या उससे ज्यादा सांप लोग पीड़ा की चीखों के साथ जल्दी से चुप हो गए। एक पल के बाद गूहे ने सोचा और सभी बैंगनी लपटें तुरंत उसके शरीर में वापस आ गईं, गायब हो गईं। जब उसके पीछे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों ने आखिरकार प्रतिक्रिया की, तो उन्होंने देखा कि दर्जन भर या उससे ज्यादा सांप लोग राख में बदल गए थे और विशाल रेगिस्तान में गायब हो गए थे। क्या ये तरीका बहुत भयानक नहीं है? उसके पीछे भाड़े के सैनिक अपने सामने का दृश्य देख रहे थे, गूहे द्वारा दिखाए गए तरीकों से बहुत हैरान थे। सांप लोगों के भाग्य को देखने के बाद उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली सिहरन महसूस हुई। अगर वे इन बैंगनी लपटों का सामना करते तो शायद उनका भी यही हश्र होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य संकोच करने से खुद को रोक नहीं पाए और उस समय किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। गूहे उनकी प्रतिक्रिया से कुछ हद तक असहाय था। उसने अपनी ताकत को दबाने के लिए पहले ही अपना पूरा प्रयास कर लिया था। ऐसा करने का उसका उद्देश्य डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में घुसपैठ करना और किंग लिन के करीब पहुंचना था। बेशक वह क्रूर बल का उपयोग भी कर सकता था, जिससे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप को किंग लिन को सौंपने की धमकी मिल सकती थी। हालांकि गूहे किंग लिन को अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहा था। अपने शिष्य की नज़र में अपनी भविष्य की छवि को ध्यान में रखते हुए उसे एक वैरागी की भूमिका निभानी थी और एक छिपे हुए विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहली छाप स्थापित करनी थी। गूहे धीरे धीरे मुड़ा और डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों की ओर चल पड़ा। गूहे को आते देख डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और कुछ तो अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गए। गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से पानी की कुछ थैलियां निकाली और उन्हें जमीन पर रख दिया, साथ ही कुछ हीलिंग मेडिसिन की बोतलें भी, और कहा, आप ये पानी और हीलिंग मेडिसिन ले सकते हैं। जमीन पर पानी और मेडिसिन देखकर भाड़े के सैनिक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनका थोड़ा सा ध्यान हट गया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद भाड़े के सैनिकों में से नेता आगे बढ़ा। ज़ुएलिन ने पलकें झपकाईं और फिर गूहे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपके इरादे चाहे जो भी हो, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अगर आपने मदद नहीं की होती तो हमारी स्थिति यह होती। मैं ज़ुएलिन हूँ, इस दस्ते का टीम कैप्टन और डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में एक डिवीजन का सदस्य। गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उपनाम गू है। इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि गूहे विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। गू, ये सुनकर ज़ुएलिन ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। उसने एक पल सोचा लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए, इसलिए उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और गूहे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मिस्टर गू, आप आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको स्टोन डेजर्ट सिटी में आमंत्रित करना चाहूँगी। हम डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में अपने ऋणों के बारे में स्पष्ट हैं और हम आपकी मदद के लिए आपको चुकाएंगे। स्टोन डेजर्ट सिटी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लगभग आधे घंटे की यात्रा है, इससे आपको बहुत अधिक देरी नहीं होनी चाहिए, ज़ुएलिन ने जल्दी से कहा, जैसे कि उसे डर हो कि गूहे मना कर देगा। ये सुनकर गूहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने इन लोगों को बचाया क्योंकि वे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप से थे। जब सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक अन्य भाड़े के सैनिक ने जल्दी से एक ऊंट से खींची जाने वाली गाड़ी को स्टोरेज से बाहर निकाला। गाड़ी के पिछले हिस्से में दो पहले चरण के जादुई जानवरों के शव थे, जिनका ज़ुएलिन की टीम ने शिकार किया था। गाड़ी बहुत बड़ी नहीं थी और ये तथ्य कि यह वर्तमान में जादुई जानवरों के शवों से भरी हुई थी, इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करना असंभव था। इन्हें अभी स्टोन डेजर्ट सिटी में वापस ले जाओ और यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में हमारे कप्तान को रिपोर्ट करो, ज़ुएलिन ने गाड़ी चला रहे भाड़े के सैनिक से कहा।
जरूर, मुझे विश्वास है कि कप्तान और अन्य लोग एक नए दोस्त से मिलकर खुश होंगे, भाड़े के सैनिक ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा और फिर ऊँटों को आगे बढ़ाया और तेजी से स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर वापस चला गया। अध्याय 113 जियो ब्रदर्स। इसके बाद गूहे ज़ुएलिन और उसकी टीम के साथ धीरे धीरे स्टोन डेजर्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़े। रास्ते में ज़ुएलिन ने गूहे की पृष्ठभूमि की जांच करने के कई प्रयास किए, लेकिन गूहे ने उसकी सूक्ष्म पूछताछ को एक विनम्र मुस्कान के साथ टाल दिया। हालांकि ज़ुएलिन को एक बात स्पष्ट हो गई, उसके सामने सज्जन गू मास्टर वास्तव में एक कीमियागर थे। इसके अलावा उनके लहजे को देखते हुए उनकी कीमियागर रैंक कम नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वे तीसरे दर्जे के कीमियागर के स्तर पर पहुंच गए थे। एक तीसरे दर्जे का कीमियागर। ये जानकर कि गूहे एक तीसरे दर्जे का कीमियागर था, ज़ुएलिन पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्टोन डेजर्ट सिटी जैसे दूरदराज के शहर में एक तीसरे दर्जे का कीमियागर होगा। गूहे की पहचान के खुलासे के साथ ज़ुएलिन का उसके प्रति रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। 1 घंटे बाद टैगोर रेगिस्तान के पूर्वी भाग के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल शहर क्षितिज पर दिखाई देने लगा। स्टोन डेजर्ट सिटी को देखते हुए ज़ुएलिन और डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। भाड़े के सैनिकों के रूप में वे हर दिन किनारे पर रहते थे, उनका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। उनका पिछला मिशन सांप लोगों के हाथों उनकी मृत्यु में लगभग समाप्त हो गया था, जिससे उनमें डर बना हुआ था। हालांकि गूहे ने उन्हें आखिरी समय में बचा लिया था, लेकिन वे इस अनुभव से मानसिक रूप से थक गए थे। अब वे आखिरकार आराम करने के लिए एक जगह पर पहुंच रहे थे, जिसने स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्साह से भर दिया। गूहे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जंगल में इतने दिन कैंपिंग करने के बाद उनका इरादा आज रात कुछ अच्छी नींद लेने का भी था। डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के जयकारों के बीच गूहे और अन्य लोग धीरे धीरे शहर के द्वार के पास पहुंचे। वे लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए स्टोन डेजर्ट सिटी में प्रवेश कर गए। साम्राज्य के भीतर के शहरों की तुलना में इस तरह के रेगिस्तानी शहरों में एक निश्चित सादगी और भारीपन था। शायद टैगोर रेगिस्तान के निकट होने के कारण शहर की सुरक्षा साम्राज्य के भीतर की तुलना में बहुत सख्त थी। पूरे कवच में सैनिक शहर में हर जगह गश्त कर रहे थे। शहर में प्रवेश करने के बाद गूहे शहर के दक्षिण की ओर ज़ुएलिन के समूह का अनुसरण करता है। कई गलियों को पार करने के बाद एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है। प्रांगण के ऊपर डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप नाम का एक झंडा हवा में लहरा रहा था, जो अटूट दृढ़ संकल्प की हवा दे रहा था। प्रांगण के बाहर कुछ मजबूत आदमी हाथ में हथियार लिए खड़े थे, उनकी तीखी आंखें लगातार बाहर से आने जाने वालों को देख रही थीं। उनसे निकलने वाली खून की हल्की गंध से पता चलता था कि वे सच्चे अनुभवी थे, जिन्होंने तलवार की धार पर लड़ाई लड़ी थी, न कि ऐसे भाड़े के सैनिक जो केवल अपनी कमर पर हथियार लटकाए रहते थे और खुद को बराबर समझते थे। स्टोन डेजर्ट सिटी में हमारा डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप ताकत के मामले में शीर्ष 3 में शुमार है। केवल सैंडस्टॉर्म मर्सिनरी ग्रुप ही हमसे आगे निकल सकता है, क्योंकि उनका नेता एक महान डू मास्टर है। इस प्रकार सैंडस्टॉर्म मर्सिनरी ग्रुप की स्थिति अडिग है। सैंडस्टॉर्म मर्सिनरी ग्रुप के अलावा पूरा स्टोन डेजर्ट सिटी हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है, ज़ुएलिन ने गूहे को गर्व भरी मुस्कान के साथ समझाया जब वे आंगन के पास पहुंचे। ये सुनकर गूहे ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह सुंदर मुस्कान बनाए रखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। स्टोन डेजर्ट सिटी में इस स्तर पर भाड़े के सैनिकों के संघर्ष में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर किंगलिन के सामने अपनी छवि स्थापित करने के लिए नहीं, तो गूहे सीधे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप पर हमला कर देता और किंगलिन को अपने साथ ले जाता। हालांकि ऐसा करने से किंगलिन परेशान हो सकती थी और उसे डर लग सकता था, जिससे उसके शिष्य बनने की संभावना कम हो जाती। भले ही वह उसकी शिष्या बनने के लिए सहमत हो जाए, लेकिन यह एक स्वेच्छापूर्ण विकल्प नहीं होगा, और गूहे को यकीन नहीं हो सकता था कि सिस्टम इस तरह के जबरदस्ती गुरु शिष्य संबंध को मंजूरी देगा या नहीं। मूल रूप से गूहे हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उसने संकट में डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप का सामना किया तो अचानक उसे समूह में प्रवेश करने का एक वैध तरीका मिल गया। अब वह मूल कहानी का अनुसरण कर सकता था और डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में प्रवेश कर सकता था, किंगलिन का विश्वास जीत सकता था और फिर उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दे सकता था। सब कुछ पूरी तरह से सही जगह पर आ गया था, और यह वास्तव में सब कुछ सही जगह पर आ जाने का मामला था। ज़ुएलिन, तुम वापस आ गई हो। सब ठीक है। मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारा सामना स्नैक पीपल कबीले से हुआ है। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, एक आदमी बाहर आया और मुस्कुराते हुए ज़ुएलिन का अभिवादन किया। ज़ुएलिन ने सिर हिलाया और पूछा, कप्तान और बाकी लोग कहाँ हैं? उस आदमी ने समझाया, कप्तान और बाकी लोग अभी अभी अपने मिशन से लौटे हैं। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। फिर उसने अपनी नज़र गूहे की ओर घुमाई और कहा, यह मिस्टर गू है न? श्री गू की मदद की बदौलत ही हमारे डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के भाई मौत से बच गए। गूहे ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं कहा।
वह मिलनसार और सौम्य दिखाई दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों को दूर रखा। ये देखकर बड़ा आदमी पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे थोड़ा नाखुश लगा। उस पल ज़ुइलिन उसके कान के पास झुका और कुछ फुसफुसाया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। जब उसने गूहे को देखा तो अब असंतोष का कोई संकेत नहीं था, इसके बजाय उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। गूहे ने स्वाभाविक रूप से ज़ुइलिन की सूक्ष्म हरकतों को नोटिस किया, लेकिन उसे कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। उसने एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान का खुलासा अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए किया था, अन्यथा उसे हर तरह के लोगों द्वारा चुनौती दिए जाने से परेशानी होगी। जैसे ही गूहे और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए रुके, कई आकृतियां धीरे धीरे पास आईं। इस समूह के नेता काले कपड़े पहने दो युवक थे और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, और वे कुछ हद तक एक जैसे दिख रहे थे। साथ साथ चलते हुए यह अनुमान लगाना आसान था कि वे भाई थे। क्या यह मिस्टर गू है? जल्द ही समूह प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और सफ़ेद वस्त्र में युवक ने गूहे का अभिवादन किया, एक दोस्ताना और गर्मजोशी भरा रवैया दिखाते हुए। मैं जियाओ डिंग हूँ, डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप का कप्तान। यह मेरा छोटा भाई जियाओ ली है। जियाओ डिंग ने गूहे को अपना परिचय दिया। ठीक है। गूहे ने दोनों की ओर थोड़ा सिर हिलाया और उसने और कुछ नहीं कहा। जियो डिंग गूहे के रवैये से थोड़ा हैरान था। उस ठीक है का क्या मतलब था? कम से कम उसे कुछ विनम्र शब्दों की उम्मीद थी, जैसे मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। वह मूल रूप से श्री गू की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करना चाहता था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुछ असंतोष के बावजूद जियो डिंग स्पष्ट रूप से इस तरह के तुच्छ मामले को मुद्दा नहीं बना सका। उसने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, श्री गू, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप ने आपके लिए एक भोज तैयार किया है। बाद में मैं चाहता हूं कि मेरे भाई उनकी जान बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त करें। जियो डिंग ने पहले ही मन बना लिया था कि उनमें से प्रत्येक आकर श्री गू को शराब पिलाएगा। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से उनकी पृष्ठभूमि का पता लगा लेंगे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। गूहे ने सहजता से उत्तर दिया, आप भोज को छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे लिए एक कमरा तैयार कर सकें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं नहाना चाहता हूं और रात को आराम करना चाहता हूं। अध्याय 114 किंग लेन। ओह! गूहे के शब्द सुनकर जियो डिंग ने शुरू में कुछ कहने का इरादा किया था, लेकिन अचानक वह स्तब्ध रह गया। गूहे की सुंदर मुस्कान को देखकर जियो डिंग उसका मतलब समझ गया। वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस मिस्टर गू का उनसे निपटने का कोई इरादा नहीं था। मूल रूप से ये जानने पर कि ज़ुइलिन के नेतृत्व वाले दस्ते ने स्नैक पीपल कबीले का सामना किया था और एक दोस्त द्वारा बचाया गया था, वह उत्सुक था कि ये दोस्त कौन हो सकता है। ये जानने पर कि इस दोस्त का उपनाम गू था, जियो डिंग को यकीन था कि उसके दोनों भाई इस मिस्टर गू को नहीं जानते थे। वह इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक था कि मिस्टर गू ने डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप की सहायता के लिए हस्तक्षेप क्यों किया था। इसलिए जब उसने गूहे को देखा तो जियो डिंग ने इतना उत्साह दिखाया। लेकिन अब जब गूहे ने उसे लगातार 2 बार अस्वीकार कर दिया था तो जियो डिंग इसे और सहन नहीं कर सका। वह क्रोधित होना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि यह व्यक्ति उसके भाइयों का उद्धार करता था। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मिस्टर गू वाकई थक गए हैं। ये कहने के बाद उसने अपने बगल में बैठे बड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने सुना नहीं? जल्दी करो और मिस्टर गू के आराम करने के लिए एक साफ कमरा तैयार करो। ये सुनकर बड़ा आदमी तुरंत गूहे के पास गया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर गू, कृपया मेरे पीछे आओ। धन्यवाद। गूहे ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर बड़े आदमी के पीछे पीछे चला गया। बड़े भाई, क्या यह मिस्टर गू थोड़ा अजीब व्यवहार नहीं कर रहे हैं? गूहे के जाने के बाद जियाओ ली अपने चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाते हुए बोलने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर है गूहे के 2 इनकारों ने पहले ही कुछ असंतोष पैदा कर दिया था। ये सुनकर जियाओ डिंग ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं कहा। ज़ुइलिन, जो बगल में थी, ने दोनों भाइयों के हाव भाव देखे और स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वे क्या सोच रहे थे। फिर उसने बताया कि वह गूहे के तीसरे दर्जे के कीमियागर होने के बारे में क्या जानती थी। ये सुनने के बाद जियाओ डिंग और जियाओ ली के हाव भाव बदल गए। मिस्टर गू तीसरे दर्जे के कीमियागर हैं। जियाओ डिंग ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि उसने पहले अपना आपा नहीं खोया। तीसरे दर्जे के कीमियागर को नाराज करना विनाशकारी होता। फिर जियाओ डिंग ने एक पल के लिए सोचा और जियाओ ली को निर्देश दिया, छोटे भाई, मिस्टर गू के कमरे में कुछ नौकरानियों को भेजने की व्यवस्था करो। उसे पता नहीं था कि जियाओ डिंग ने पहले ही अपना पता बदलकर मास्टर गू रख लिया था। ये सुनकर जियाओ ली ने जियाओ डिंग की ओर देखा। दोनों भाइयों ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और फिर जियाओ ली धीरे धीरे चला गया। आधे घंटे बाद गूहे ने दरवाजे से प्रवेश करने वाली 4 युवा युवतियों को देखा, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था।
जियाओ परिवार के ये दोनों भाई मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हैं। गूहे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और चारों युवतियों को अपने कमरे से बाहर खदेड़ने ही वाला था। लेकिन अचानक उसे लगा कि शायद किंग लिन भी इन 4 युवतियों में से एक है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गूहे ने उन चारों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम में से किसी का नाम किंग लिन है? दुर्भाग्य से गूहे को बहुत निराशा हुई। उन चारों ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। इसलिए गूहे ने अपना हाथ हिलाया और युवतियों को अपने कमरे से बाहर जाने का संकेत दिया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार वह पहले ही डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में पहुंच चुका था। क्या ये सिर्फ समय की बात नहीं थी कि वह किंग लिन को ढूंढ ले? गूहे ने अपने कपड़े उतारे और आराम से बिस्तर पर लेट गया, अपने आप को खींचने और जम्हाई लेने से रोक नहीं पाया। यूनान संप्रदाय को छोड़ने के बाद से गूहे दिन रात बाहर सोता रहा था। उसे रात को अच्छी नींद आए हुए बहुत समय हो गया था। बेशक यूनियन के साथ गुफा में बिताया गया समय गिनती में नहीं आता। अपने नीचे बिस्तर की कोमलता को महसूस करते हुए गूहे ने अचानक अपने ऊपर तंद्रा की लहर महसूस की और वह गहरी नींद में सो गया। वे सभी बाहर भेजे गए थे। गूहे के कमरे से कुछ ही दूर आंगन में जियाओली ने 4 युवा युवतियों को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिख रही थी। आखिर मास्टर गो क्या कर रहे थे? उसने यह नहीं देखा कि गूहे के कमरे की छत पर एक छोटा सुनहरा पक्षी बैठा था, जो ध्यान से अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। अगले दिन जब तक गूहे जागा तब तक दिन का उजाला हो चुका था। गूहे उठकर बैठ गया और आलस से अपने शरीर को फैला लिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। बहुत दिनों से वह इतनी आराम से सोया नहीं था। तभी गूहे ने अपनी भौहें सिकुड़ी और दरवाजे की ओर देखा। चरमराहट। दरवाजा अचानक धीरे से खुला और फिर एक नाजुक आकृति चुपचाप अंदर चली आई। हालांकि जब उसने गूहे को बिस्तर पर बैठे देखा तो वह थोड़ा चौंक गई और उसने जल्दी से गूहे को प्रणाम किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मास्टर गो, आप जाग रहे हैं? गूहे कुछ हैरान था क्योंकि उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि उसे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। उन्होंने एक और नौकरानी क्यों भेजी? हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष का इरादा अच्छा था, इसलिए गूहे ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपने सामने डरपोक युवा लड़की को देखते हुए गूहे अनिच्छा से मुस्कुराया और कहा, अभी अभी जागा हूं। गूहे के चेहरे पर मुस्कान देखकर छोटी लड़की थोड़ी स्तब्ध रह गई। फिर वह पलटी, दरवाजे पर रखा बेसिन उठाया और गूहे से धीरे से कहा, मास्टर गो, नेता ने मुझे आपको धोने में मदद करने के लिए कहा है। क्या जियो डिंग ने आपको भेजा है? रुको। अचानक गूहे को एक सनक आई। उसने छोटी लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर छोटी लड़की एक पल के लिए झिझकी और डरते हुए जवाब दिया, मैं किंग लिन हूं। छोटी लड़की के मुंह से किंग लिन 2 शब्द सुनकर गूहे का दिल कांप उठा। उसने उसे पा लिया था। उसने आखिरकार उसे पा लिया। टैग्रे रेगिस्तान में आने का उसका मुख्य उद्देश्य किंग लिन को अपना शिष्य बनाना था। अब जब वह आखिरकार उससे मिल गया था तो गूहे ने किंग लिन को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और पूछा, छोटी लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी है? तभी गूहे ने अपने सामने खड़ी लड़की की गंभीरता से जांच शुरू की। उसके सामने खड़ी किंग लिन जियाओ यिक्सियन से 1 या 2 साल छोटी थी। उसने हल्के हरे रंग की सुंदर पोशाक पहनी हुई थी और वह छोटी थी, कुछ हद तक मासूम और प्यारी दिखने वाली। उसका प्यारा नाजुक चेहरा एक खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था, एक शर्मीली और डरपोक नज़र के साथ, एक डरी हुई छोटी खरगोश की तरह। लोगों को उस पर दया आती थी और वे उसे प्यार करते थे। क्या प्यारी लड़की है! गूहे ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की, लेकिन किंग लिन को धीरे से जवाब देते हुए सुना, मास्टर गो, मैं 14 साल की हूँ। किंग लिन ने अपने हाथों में लिया हुआ बेसिन बिस्तर के बाहर एक लकड़ी के रैक पर रख दिया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी क्योंकि उसने कहा, मास्टर गो, मुझे आपको धोने में मदद करने दें। हे, इतने छोटे से काम के लिए मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। ये सुनकर गूहे मुस्कुराया और फिर लकड़ी के रैक पर चला गया, लापरवाही से नहाते हुए। अब जब उसे किंग लिन मिल गई थी तो उसे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बाद उसे बस कुछ समय के लिए उस युवा लड़की के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत थी और फिर वह उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दे सकता था और सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। गूहे ने एक तौलिए से अपना चेहरा पोंछा, फिर तौलिए को बेसिन में फेंक दिया और ताजगी भरी हवा में गहरी सांस ली। ये देखकर कि गूहे ने नहाना समाप्त कर लिया है, किंग लिन जल्दी से बेसिन लेकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, गूहे ने उसे जाते हुए देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसके तीसरे शिष्य को आखिरकार जगह मिल गई। अध्याय 115, किंग लिन को शिष्य के रूप में स्वीकार करना। 2 दिन बाद दस्तक दस्तक दस्तक। कमरे के बाहर से एक हल्की दस्तक आई। गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, अंदर आओ। गूहे की अनुमति से एक छोटा सिर कमरे में झांका।
किंगलिन पानी का एक बेसिन लेकर कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर बैठे गूहे को देखा और आज्ञाकारी ढंग से कहा, मास्टर गो, मैं आपकी सुबह की दिनचर्या में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। 2 दिन पहले की तुलना में किंगलिन अब गूहे के सामने उतनी डरपोक नहीं थी। उसके व्यवहार में आया बदलाव स्वाभाविक रूप से पिछले 2 दिनों में गूहे के रवैये से संबंधित था। छोटी लड़की पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए गूहे हमेशा एक सुंदर और मिलनसार तरीके से बात करता था। उसने किंगलिन को अपने साथ खाने की मेज पर भी बैठाया। इस व्यवहार से धीरे धीरे किंगलिन का गूहे से डरना कम हो गया और वह उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। इस समय गूहे अपने सामने बैठी विनम्र युवती को देखकर और भी संतुष्ट हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर गूहे उठ गया और अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर दी। उम्मा, मास्टर गो, कमांडर जियो ने आपको फ्रेश होने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए कहा है। जियोडिंग। ये सुनकर गूहे की भौहें तन गईं, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। उसने सोचा कि जियोडिंग से मिलने का समय आ गया है। आखिरकार किंगलिन अब भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा था, इसलिए उसे उन्हें अपने इरादों के बारे में बताना चाहिए। ये सोचते हुए गूहे ने किंगलिन की ओर मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। तो आगे बढ़ो। ठीक है, किंगलिन ने धीरे से जवाब दिया और सावधानी से उसका पीछा किया। जैसे ही वे भाड़े के सैनिकों के समूह के अंदरूनी इलाकों से गुजरे, हर भाड़े का सैनिक जो उनके सामने आया, उसने रुककर गूहे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। ये दर्शाता है कि वे उसकी पहचान जानते हैं। हालांकि जब उनकी नज़र किंगलिन पर पड़ी तो उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और कुछ ने तो घृणा का भाव भी दिखाया। ये प्रतिक्रिया मनुष्यों और सांप लोगों के बीच गहरी दुश्मनी का नतीजा थी जिसे कोई दबा नहीं सकता था। किंगलिन, जिसके पास मानव और सांप लोगों दोनों का खून था, ने उनके भेदभाव और नापसंदगी का खामियाजा भुगता। एक तरह से वह एक निर्दोष शिकार थी। जैसे जैसे वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, किंगलिन, जो गूहे के साथ चल रही थी, हर बार जब वह देखती कि उसकी ओर तिरस्कार भरी निगाहें हैं, तो वह थोड़ा कांप उठती। उसका प्यारा चेहरा, जिस पर अंतहीन प्रशंसा होनी चाहिए थी, फीका पड़ गया। एक मोड़ पर गूहे खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा और चलना बंद कर दिया। वह किंगलिन की ओर मुड़ा, जो उसकी आह के कारण लगातार असहज होती जा रही थी, और थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, छोटे, दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। बस याद रखो, तुम दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने लिए जी रहे हो। अपनी बात खत्म करने के बाद गूहे ने किंगलिन का सिर सहलाया और अपने गंतव्य की ओर चलना जारी रखा। गूहे की बातें सुनकर किंगलिन एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, उस जगह को देखती रही जहां वह रुका था। उसके प्यारे चेहरे पर एक अवर्णनीय चमक दिखाई दी। उसने हल्के से सूंघकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और 3 बहुत ही बारीक हरे रंग के बिंदु अचानक उसकी पन्ना जैसी आंखों में चुपचाप दिखाई दिए। धन्यवाद, मास्टर गो, उसने धीरे से बड़बड़ाया और उसके छोटे चेहरे पर अचानक आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। फिर वह गूहे की गति के साथ मिल गई। एक पल बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में, मुझे यकीन नहीं है कि दोनों कमांडरों ने मुझे क्यों बुलाया है। क्या बात है? हॉल में गूहे ने सुगंधित चाय का एक कप पकड़ा और शांति से पूछा। उसके बगल में भाड़े के सैनिकों के समूह के कमांडर जियाओ डिंग और दूसरे कमांडर जियाओ ली बैठे थे। किंगलिन चुपचाप गूहे के पास खड़ा था। गूहे का सवाल सुनकर जियाओ डिंग तैयार लग रहा था और गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, मैंने ज़ूलैन से सुना है कि मास्टर गो एक 3री कक्षा के कीमियागर हैं। हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है क्योंकि हम एक गोली बनाने में आपकी मदद मांगना चाहते हैं। ये सुनकर गूहे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी चाय पी और फिर जियाओ डिंग को देखने से पहले पूछा, आप किस तरह की गोली बनाना चाहते हैं? जियो डिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मास्टर गो एक बैंगनी जेड गोली बनाएं। बैंगनी जेड गोली। ये सुनकर गूहे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे यह याद करने में थोड़ा समय लगा कि बैंगनी जेड गोली क्या थी। ये दूसरी श्रेणी की गोली लग रही थी। दूसरी ओर गूहे की भौहें सिकोड़ने से जियो डिंग हैरान था। आखिरकार ज़ूलैन ने उसे 3री श्रेणी के कीमियागर के रूप में पेश किया था, लेकिन वह केवल 2री श्रेणी की गोली बनाने का अनुरोध कर रहा था। अंततः गूहे को होश आया और उसने कहा, आपके लिए बैंगनी जेड गोली बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने आगे कहा, मेरा एक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। गूहे ने फिर अपना चाय का प्याला नीचे रखा और आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। ये देखकर जियो डिंग और जियो ली ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वे एक पल के लिए झिझके, लेकिन आखिरकार पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि आप क्या शर्तें प्रस्तावित कर रहे हैं? तत्काल उत्तर दिए बिना गूहे ने अपनी नज़र किंगलिन की ओर घुमाई और उसने धीरे से कहा, किंगलिन, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गूहे के इस कथन ने कमरे को भ्रम और सदमे से भर दिया। जियाओ भाई पहले तो हैरान हुए और फिर स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है?
गूहे किंगलिन को अपना शिष्य बनाना चाहता है। स्पष्ट रूप से गूहे के निर्णय ने जियाओ भाइयों को चकित कर दिया था। जियाओली को उस दिन एहसास का एक पल मिला जब उसने लड़कियों को किंगलिन का नाम लेते सुना। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि गूहे ने किंगलिन को अपना शिष्य क्यों चुना। गूहे की हरकतों ने जियाओली को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि गूहे के मन में क्या है। उस समय गूहे पूरी तरह से किंगलिन पर केंद्रित था और उसके पास जियाओली के सवालों के लिए ध्यान देने के लिए समय नहीं था। हालांकि सदमा केवल जियाओ भाइयों तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि किंगलिन भी बहुत हैरान थी। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जो अब उसकी ओर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखा रहा था, उसे भ्रम की भावना महसूस हुई। मास्टर गो मुझे एक शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं। अध्याय 116 किंगलिन के विचार। मास्टर गो मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। इस समय किंगलिन असमंजस में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मास्टर गो अचानक उसे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। मास्टर गो एक प्रतिष्ठित पद पर थे और यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों के समूह के कमांडर भी उनका सम्मान करते थे। उसे यकीन था कि उनका शिष्य बनकर वह कुछ नहीं खोएगी। उसके लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मास्टर गो दूसरों से अलग थे, उनकी आंखों में उसके वंश के बारे में कोई घृणा नहीं थी। एक पल में किंगलिन के दिल में खुशी की एक बड़ी भावना भर गई और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। अगले ही पल उसकी स्पष्ट आवाज गूंजी, मास्टर गो मैं आपकी शिष्या बनने के लिए तैयार हूँ। वह शिष्य बनने के लिए पारंपरिक समारोह करने के लिए घुटने टेकने वाली थी, लेकिन गूहे ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओगी तो कोई औपचारिकता नहीं है। किंगलिन का छोटा चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसने कहा, गुरु। गूहे ने अपने सामने आज्ञाकारी और मनमोहक किंगलिन को देखकर अपने दिल में अपार खुशी महसूस की। उसने सिर हिलाया और कहा, अब से तुम मेरी तीसरी शिष्या हो। तुम्हारा एक वरिष्ठ मार्शल भाई और एक दूसरी मार्शल बहन भी है। एक वरिष्ठ मार्शल भाई और एक दूसरी मार्शल बहन। ये सुनकर किंगलिन के चेहरे पर कुछ घबराहट दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु के 2 और शिष्य भी हैं। इस अचानक रहस्योद्घाटन ने उसे थोड़ा चिंतित महसूस कराया। क्या होगा अगर उसके वरिष्ठ मार्शल भाई और दूसरी मार्शल बहन को उसके असली वंश के बारे में पता चल जाए? क्या वे? ये सोचते हुए उसका चेहरा, जो उत्साह से लाल हो गया था, तुरंत पीला पड़ गया। गूहे ने किंगलिन के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और कारण को समझा। उसने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, मूर्ख लड़की, अब से तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ होने से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। गूहे के बड़े हाथ की गर्माहट को महसूस करते हुए किंगलिन एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, गुरु, मैं समझ गया। जियाओ भाइयों ने भी धीरे धीरे स्थिति को समझ लिया। ऐसा लग रहा था कि गूहे इस निर्णय के बारे में गंभीर था। उन्हें शुरू में लगा कि वह कोई बड़ा अनुरोध करने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उसने एक नया शिष्य ले लिया था। जियाओली के लिए वह और भी हैरान था। उसने जिस नौकर को लापरवाही से खरीदा था, उसे अब एक बहुत सम्मानित कीमियागर अपना शिष्य बना रहा था। ये वास्तव में सौभाग्य की बात थी। जियाओली घटनाओं के इस मोड़ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे यकीन नहीं था कि वह खुद की प्रशंसा कर रहा था या किंगलिन की। ऐसे आज्ञाकारी शिष्य को पाने के लिए गुरु गो को बधाई। ये समझने के बाद कि क्या हो रहा था, जियोडिंग और जियोली ने गूहे को बधाई दी। जियोली ने भी किंगलिन की ओर रुख किया और गर्मजोशी से कहा, किंगलिन, अब जब तुम मास्टर गो के शिष्य बन गए हो तो तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किंगलिन ने थोड़ा डरते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। गूहे को पहले किंगलिन से कुछ चर्चा करनी थी, लेकिन जियो भाइयों के व्यवधान के कारण वह कुछ हद तक नाखुश हो गया। इसलिए उसने शांति से कहा, यदि आप बैंगनी जैड गोली बनाना चाहते हैं तो कृपया जितनी जल्दी हो सके आवश्यक सामग्री मेरे कमरे में पहुंचा दें। मैं 2 दिनों में स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ दूंगा। ये सुनकर जियोडिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने मनाने की कोशिश की, मास्टर, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे? स्टोन डेजर्ट सिटी काफ़ी दूरस्थ जगह है और हमें अभी अभी तीसरी कक्षा का कीमियागर मिला है। जियोडिंग स्वाभाविक रूप से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसने गूहे को अधिक समय तक रुकने के लिए मनाने का प्रयास किया। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गूहे ने डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप के साथ रहकर अपने लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए थे। इसलिए उसने जियाओडिंग के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। गूहे ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और रुक सकता हूँ। उन 2 दिनों के भीतर आपको पर्पल जेड पिल के लिए ज़रूरी सभी सामग्री तैयार करनी होगी और उन्हें मेरे कमरे में पहुंचाना होगा। अन्यथा मैं तुरंत स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ दूंगा। गूहे के दृढ़ रवैये को देखकर जियाओडिंग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सका और केवल थोड़ा सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सामग्री जल्द से जल्द आपके कमरे में पहुंचा दी जाए।
गूहे ने जवाब में सिर हिलाया और फिर किंगलिन के साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। दूसरे भाई, आदेश दे दो कि कोई भी अब किंगलिन को परेशान न करे। गूहे के जाने के बाद जियोडिंग ने जियोली को निर्देश दिया। जियोली ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं आदेश दूंगा। किंगलिन पहले ही मास्टर गू की शिष्या बन चुकी थी और अब उसकी हैसियत नौकर की नहीं थी। अगर डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत करता तो यह मास्टर गू को नाराज कर सकता था, कुछ ऐसा जिससे जियोडिंग बचना चाहता था। किंगलिन, अब जब तुम हमारे संप्रदाय में शामिल हो गई हो तो मेरे लिए तुम्हें अपना असली नाम बताने का समय आ गया है, गूहे ने अपने कमरे में वापस आते हुए कहा। ये सुनकर किंगलिन ने जिज्ञासा दिखाते हुए अपनी आंखें झपकाईं। गूहे ने हल्के से मुस्कुराया और फिर कहा, मेरा असली नाम गूहे है। गू हे नाम सुनकर किंगलिन की प्यारी आंखें चमक उठीं और उसने स्पष्ट आवाज में कहा, गुरु, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। छोटी लड़की के चेहरे पर प्यारी अभिव्यक्ति देखकर गूहे खुद को हंसने से रोक नहीं सका। क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि मेरी ख्याति काफी व्यापक है, यहाँ तक कि तुम जैसे छोटे बच्चों तक भी पहुंच चुकी है। शर्माते हुए किंगलिन ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने दूसरों से यह सुना है। गूहे फिर अधिक गंभीर हो गया और पूछा, किंगलिन, क्या तुम साधना करना चाहती हो? उसने देखा था कि छोटी लड़की के शरीर पर साधना के कोई निशान नहीं थे। ये स्पष्ट था कि किसी ने कभी उसे साधना के मार्ग पर मार्गदर्शन नहीं किया था। किंगलिन एक पल के लिए झिझकी और फिर उसकी पन्ना जैसी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखा। उसने तीखे स्वर में कहा, हाँ। गूहे के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने पूछा, तुम साधना क्यों करना चाहती हो? जब किंगलिन ने एक पल के लिए सोचा तो उसके चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। उसने बुदबुदाया, मैं और अधिक मजबूत बनना चाहती हूँ ताकि मैं मनुष्यों और सांप लोगों के बीच युद्ध को रोक सकूं। इस तरह किसी को भी वह अनुभव नहीं होगा जो मैंने किया, माता पिता द्वारा त्याग दिया जाना और सभी द्वारा घृणा किया जाना। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर लुढ़क गए। गूहे क्षण भर के लिए अचंभित हो गया और कुछ देर के लिए चुप हो गया। मनुष्यों और सांप लोगों के बीच युद्ध 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चला था और दोनों पक्षों में गहरी दुश्मनी थी। संघर्ष की जड़ में जमीन और संसाधनों के मुद्दे थे। टैगरे रेगिस्तान में तपती जलवायु थी, जबकि सांप लोग ठंडी परिस्थितियों को पसंद करते थे। टैगरे रेगिस्तान में रहना उनके लिए एक तरह की यातना थी, जिसने उनके हिंसक और चिड़चिड़े स्वभाव को बढ़ावा दिया। वे मनुष्यों से नाराज थे और मनुष्यों के पास मौजूद विशाल भूमि और संसाधनों से ईर्ष्या करते थे। अगर उनकी ताकत इसकी अनुमति देती तो सांप लोग बहुत पहले ही मानव दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर देते। गूहे के विचार में सांप लोगों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए सांप लोगों के रहने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र आवंटित करना आवश्यक होगा, ऐसा कुछ जो कोई भी मानव राष्ट्र स्वेच्छा से नहीं करेगा। अध्याय 117 स्थान का निर्धारण। थोड़ी देर बाद गूहे ने किंगलिन के छोटे सिर को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, यदि तुम मजबूत बनना चाहते हो तो क्या तुम भविष्य में मेरे साथ लगन से अभ्यास और प्रशिक्षण करोगे? गूहे की कोमल आवाज सुनकर किंगलिन का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने गूहे की ओर सिर हिलाया और उसकी पन्ना जैसी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। हाँ गुरु, मैं करूंगी। हालांकि गूहे की नज़र किंगलिन की आंखों में 3 छोटे पन्ना बिंदुओं पर रही। 3 पन्ना सांप फूल पुतलियों की उपस्थिति के साथ किंगलिन के लिए भविष्य में अपना लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। फिर गूहे ने सबसे बुनियादी कदम से शुरू करते हुए अपने शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने में किंगलिन का मार्गदर्शन करना शुरू किया। ईमानदारी से कहूं तो गूहे किंगलिन के मामले में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। अपनी साधना के वर्तमान स्तर के साथ यदि वह अपनी ऊर्जा को सीधे किंगलिन तक पहुंचाता तो यह संभवतः उसके जीवन के लिए एक गंभीर जोखिम बन जाता। जहां तक मार्शल आर्ट और तकनीकों का सवाल है, किंगलिन ने मार्शल ऊर्जा के चरण में प्रवेश भी नहीं किया था। गूहे उसे उसकी वर्तमान अवस्था में कोई भी मार्शल तकनीक नहीं सिखा सकता था। इसलिए गूहे ने फिलहाल किंगलिन को ज्ञान के संचरण से पुरस्कृत करने को स्थगित करने का फैसला किया। इस समय सबसे अच्छा तरीका किंगलिन की ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाना था। गूहे के मार्गदर्शन में किंगलिन धीरे धीरे बिस्तर पर एक ध्यान मुद्रा में बैठी, अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ अजीब हाथ के इशारे किए। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। किंगलिन के ध्यान अभ्यास को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखकर गूहे ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक भेड़ की खाल का नक्शा निकाला जो उसे हाइबोडोंग ने उपहार में दिया था। उसने ध्यान से इसकी जांच की और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि कल ही मुझे किंगलिन को टैगरे रेगिस्तान के पूर्वी बाहरी इलाके में ले जाना होगा। पिछले 2 दिनों से गूहे का अधिकांश समय ब्लू लोट्स हॉट फ्लेम के ठिकाने की खोज में बीता था। भेड़ की खाल के नक्शे के अनुसार ये टैगरे रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को दर्शाता था। हालांकि
यह क्षेत्र बहुत विशाल था और ब्लू लोड्स हॉट फ्लेम भूमिगत स्थित होने के कारण यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह जल्दी से खोज सके। 2 दिनों की खोज के बाद गुहे अधीर हो गया था और उसने फैसला किया कि वह कल किंग लिन को उस क्षेत्र की जांच करने के लिए ले जाएगा। अपनी वर्तमान समय रेखा के अनुसार वह निश्चित नहीं था कि ब्लू लोड्स हॉट फ्लेम पहले ही रानी मेडुसा के हाथों में आ गई थी या नहीं। हालांकि वह शांत रहा। भले ही रानी मेडुसा ने ब्लू लोड्स हॉट फ्लेम प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इसे बिना किसी परेशानी के पुनः प्राप्त कर सकता है। आखिरकार रानी मेडुसा केवल 9 सितारा डू हुआंग थी और गुहे 3 सितारा डू जोंग था। उसे विश्वास था कि वह उसे संभाल सकता है। अगले दिन गुहे ने किंग लिन को बुलाया और उसे भेड़ की खाल का नक्शा दिखाया। फिर उसने टैगरे रेगिस्तान के बाहर पूर्वी स्थान की ओर इशारा किया और पूछा, किंग लिन, क्या तुमने हाल ही में इस क्षेत्र में एक अनोखी उपस्थिति महसूस की है? ये सुनकर किंग लिन की आंखें समझ से चमक उठीं और उसने सहमति में सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, हाँ गुरु, लगभग 1 महीने पहले मैंने टैगरे रेगिस्तान के बाहर एक अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया। यह उपस्थिति मेरे भीतर के रक्तरेखा के साथ कुछ समानताएं साझा करती प्रतीत हुई। ये सुनकर गुहे का माथा सिकुड़ गया। अगर रानी मेडुसा वास्तव में प्रकट हुई थी तो इसका मतलब था कि उसने पहले ही ब्लू लोड्स हॉट फ्लेम प्राप्त कर लिया होगा। ऐसा लगता है कि हमें स्नैक पीपल कबीले के क्षेत्र की यात्रा करनी होगी, गुहे ने अपने दिल में बड़बड़ाया। गुहे के चेहरे पर चिंता देखकर किंग लिन ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु, कृपया सावधान रहें और कोई जोखिम न लें। हमारे दस्ते के नेता भी उस उपस्थिति की तुलना में बहुत कमजोर हैं। और किंग लिन के चिंतित चेहरे को देखकर गुहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मुझे बताओ, क्या मैं उस उपस्थिति से कमजोर हूं या मजबूत? किंग लिन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा है। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर गुहे एक पल के लिए चुप हो गए। वास्तव में गुहे डू जोंग के स्तर पर थे और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे किंग लिन, जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। क्वीन मेडुसा की आभा की तीव्रता को महसूस करने की किंग लिन की क्षमता केवल उनके रक्त वंश में समानता के कारण थी, जिसने नस्लीय दबाव पैदा किया। आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। किंग लिन के प्रतिक्रिया करने से पहले गुहे ने उसे उठा लिया और एक फ्लैश के साथ टैगरे रेगिस्तान के पूर्वी बाहरी इलाके में प्रकट हो गया। अचानक घर के अंदर से बाहर की ओर जाने से किंग लिन हैरान रह गई। उसकी पन्ना जैसी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने गुहे की ओर देखा और पूछा, गुरु, यह क्या है? गुहे ने शालीनता से मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, भविष्य में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। हालांकि वह अभी भी हैरान थी, किंग लिन ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि उसका शिक्षक उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखाई देता था, उसकी असाधारण क्षमताओं को देखकर। फिर गुहे ने नीचे झुककर पूछा, किंग लिन, क्या तुम उस सटीक स्थान को महसूस कर सकती हो जहां तुम्हें अपनी रक्तवंश जैसी उपस्थिति महसूस हुई थी? भले ही ब्लू लोड्स हॉट फ्लेम को रानी मेडुसा ने ले लिया था, गुहे को याद आया कि अभी भी भूमिगत 2 मूल्यवान खजाने बचे हुए थे, फ्लेम सीडिंग लोड सीड और ब्लू लोड सीड पाउच। हालांकि ये वस्तुएं अब उसके काम की नहीं थीं, लेकिन भविष्य में वे उसके शिष्यों के लिए कीमती होंगी। जैसे जैसे उसके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वह ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि वह उनके लिए मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित कर सके। मुझे सक्षम होना चाहिए। भले ही 1 महीना बीत चुका है, उसकी अवशिष्ट आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और मैं अपनी रक्त रेखा के धागे पर भरोसा करके इसे खोजने में सक्षम था। मुझे सटीक स्थान खोजने में सक्षम होना चाहिए। किंग लिन ने अपनी रक्त रेखा का उल्लेख करते समय अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा कम करते हुए उत्तर दिया। शिक्षक, यदि आप जाना चाहते हैं तो किंग लिन आपको मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी। किंग लिन ने मधुरता से मुस्कुराया। इसके साथ किंग लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया। एक पल के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में उत्साह की चमक थी और एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, ये वहाँ है। गुहे ने समझ में सिर हिलाया और किंग लिन को अपनी बाहों में लेकर संकेतित स्थान पर टेलीपोर्ट किया। कई बार महसूस करने के बाद किंग लिन ने आखिरकार उपस्थिति के सटीक स्थान की पुष्टि की। कुछ क्षण बाद एक सपाट रेगिस्तानी क्षेत्र में गुहे और किंग लिन दिखाई दिए। किंग लिन, क्या आपको यकीन है कि यह यहाँ है? गुहे ने आसपास की चीजों को देखा जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था और वह संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। किंग लिन द्वारा सावधानीपूर्वक फिर से महसूस करने के बाद उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, ये निश्चित रूप से यहाँ है। किंग लिन के आत्मविश्वास को देखकर गुहे ने एक बार फिर अपना ध्यान इलाके पर केंद्रित किया। ये जगह बिल्कुल साधारण लग रही थी, जिसमें कोई भी विशेषता नहीं थी जो ध्यान आकर्षित कर सके। विशाल रेगिस्तान में ऐसे अनगिनत सपाट रेतीले क्षेत्र थे। ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसी अगोचर जगह आध्यात्मिक अग्नि के निशान को छिपा सकती है। हालांकि चूंकि किंग लिन निश्चित थी, इसलिए गुहे के पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।
अगले ही पल उसके विचार चले गए और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से फैल गई, भूमिगत अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार गहराई से जांच कर रही थी, इंच दर इंच, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 7 अलग अलग क्षेत्रों की जांच करने के बाद गूहे को आखिरकार एक चिलचिलाती गर्मी का एहसास हुआ। मैंने आखिरकार इसे पा लिया है। इस चिलचिलाती उपस्थिति को महसूस करते हुए गूहे की आंखें चमक उठीं। अध्याय 118, 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप। यही है, गूहे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक बार फिर समतल रेगिस्तानी क्षेत्र की बारीकी से जांच करने के बाद आश्वासन के साथ कहा। किंगलिन, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, गूहे ने किंगलिन को देखते हुए निर्देश दिया। उसके शब्दों के जवाब में किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और गूहे के पीछे छिप गया। एक विचार के साथ गूहे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदिम मूल दिव्य अग्नि तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हुई। फिर उसने अपने हाथ में बैंगनी लपटों को नियंत्रित किया, जो एक अग्नि ड्रैगन की तरह थी, ताकि वह सीधे नीचे रेगिस्तान में उतर सके। गूहे ने अपनी हथेली को लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित किया और उसके हाथ से बैंगनी लपटों की एक अंतहीन धारा निकली जो जमीन की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही बैंगनी लपटों की जलन के नीचे गूहे के सामने एक गड्ढा दिखाई दिया। गूहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने लपटों की तीव्रता को बढ़ाना जारी रखा। आग की लपटें गड्ढे में और भी गहरी होती चली गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गड्ढा और भी गहरा होता गया, जो लगभग 4 से 5 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। गूहे किंगलिन को पकड़े हुए गहरे गड्ढे में कूद गया। वह बीच हवा में तैरता रहा और नीचे जमीन की ओर लपटें छोड़ता रहा। जैसे जैसे गूहे गहराई में गया, आसपास की अग्नि तत्व ऊर्जा और भी अधिक केंद्रित होती गई। किंगलिन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे सहन नहीं कर सकती तो मुझे बताना, गूहे ने अपना सिर नीचे करके और धीमी आवाज में बोलते हुए कहा। ठीक है, किंगलिन ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। गूहे ने किंगलिन के चेहरे पर नजर डाली और ऐसा लगा कि क्षेत्र में उच्च तापमान वाली अग्नि तत्व ऊर्जा ने उसे किसी भी असामान्य तरीके से प्रभावित नहीं किया। किंगलिन को निर्देश देने के बाद गूहे ने लपटों को और भी तेज कर दिया और सुरंग में उतरना जारी रखा। थोड़ी देर बाद सुरंग कुछ मीटर और नीचे की ओर बढ़ गई। इस बिंदु पर गूहे की बाहों में जकड़े किंगलिन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसे यहाँ के उच्च तापमान को सहन करना मुश्किल लगने लगा था। ये देखकर गूहे ने अपने शरीर पर जुवानबिंग सेंट कवच को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर पर हिमनद ऊर्जा के धागे प्रवाहित हुए जो उस क्षेत्र में व्याप्त अग्नि तत्व ऊर्जा का प्रतिकार कर रहे थे। इससे किंगलिन की बेचैनी दूर हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर गूहे के चेहरे पर आखिरकार खुशी की झलक दिखाई दी। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर उसके आदिम अग्नि के संचार का मार्ग उसके किसी इनपुट के बिना ही अपने आप तेज होने लगा था। ये दर्शाता है कि नीचे अग्नि तत्व ऊर्जा अत्यंत सघन अवस्था में पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद गूहे के सामने कुछ जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ और अचानक एक लाल रोशनी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। हम पहुंच गए हैं, गूहे ने लाल रोशनी को देखकर कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल गूहे की आंखों के सामने एक ज्वलंत लाल दुनिया दिखाई दी। एक विशाल गुफा के अंदर पिघला हुआ लावा धीरे धीरे बह रहा था और कभी कभी लावा से बड़े बुलबुले उठते थे। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आवाज के साथ वे फट गए और फटे हुए बुलबुलों से चिलचिलाती लावा फूट पड़ी जो एक शानदार लाल आतिशबाजी की तरह थी। गूहे ने किंगलिन को अपनी बाहों में पकड़ लिया, हवा में तैरते हुए, और वे दोनों पिघले हुए लावा की अंतहीन दुनिया को देखते रहे। विस्मय में वे मुश्किल से निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर भूमिगत ऐसी भयानक जगह होगी। गूहे का शरीर नीली रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था और उसकी अभिव्यक्ति विस्मय से भरी हुई थी। हाँ, भूमिगत मैग्मा की क्या शानदार दुनिया है। किंगलिन का शरीर भी नीली रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था जिससे वह लावा की तीव्र गर्मी को झेलने में सक्षम थी। शिक्षक, मुझे लगता है कि वह उपस्थिति इस लावा के नीचे चली गई होगी, किंगलिन ने अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हुए कहा। गूहे ने लंबे समय से इसकी उम्मीद की थी और जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। नीचे अंतहीन लावा को देखते हुए किंगलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। भूमिगत पिघले हुए लावा में कौन प्रवेश कर सकता था? क्या वह व्यक्ति मरने से नहीं डरता था? उसने डर के भाव से सोचा। अचानक किंगलिन ने देखा कि गूहे की नज़र काफी समय से नीचे के क्षेत्र पर टिकी हुई थी। उसने अपनी अभिव्यक्ति को कड़ा किया और चिंता में पूछा, शिक्षक, आप वहां नीचे जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, है न? गूहे ने सिर हिलाया। हाँ। उसके जवाब पर किंगलिन का चेहरा और भी तनावग्रस्त हो गया और उसने चिंतित होकर पूछा, शिक्षक, क्या आपको वहां नीचे की गर्मी से डर नहीं लगता? गूहे, जिसकी सतह नीली रोशनी की एक परत से ढकी हुई थी, ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, ये भूमिगत मैग्मा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि किंगलिन की चिंता को देखने के बाद गूहे ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और स्वर्ग आरोहण कदम तकनीक को सक्रिय किया। रेगिस्तान की सतह पर वापस आ गया।
वहां से वह भाड़े के समूह के कमरे में वापस चला गया। यहाँ रहो और मेरा इंतजार करो मेरे प्यारे, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, गूहे ने कहा और अचानक कमरे से गायब हो गया। जब गूहे फिर से प्रकट हुआ तो उसने खुद को एक बार फिर पिघले हुए मैग्मा के ऊपर पाया। उसने नीचे पिघली हुई दुनिया का सर्वेक्षण किया और विचार करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि इस जगह पर एक द्वंद्व आत्मा स्तर का 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप था और ऐसा लगता था कि वह ब्लू लोड्स हॉटफायर के छिपने की जगह जानता था। ये 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप ब्लू लोड्स हॉटफायर के स्थान को जल्दी से खोजने के लिए उनका मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिए गूहे को 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को आकर्षित करने और प्रतिक्रिया करने से पहले उसे वश में करने की आवश्यकता थी। जैसे ही वह हवा में उड़ रहा था, गूहे इस गुफा की विशालता को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चारों ओर बहते हुए पिघले हुए मैग्मा ने लगभग एक विशाल मैग्मा झील बना ली थी। कभी कभी गर्मी की एक झुलसाने वाली लहर उठती थी जिससे झील से पिघली हुई चट्टान का एक खंभा ऊपर उठता था। गूहे ने छलकते लावा से खुद को बचाने के लिए जुबानबिन पवित्र कवच को सक्रिय किया। नीचे पिघली हुई दुनिया को देखते हुए गूहे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि मेडुसा इतनी आसानी से इस जगह में कैसे प्रवेश कर गई और सफलतापूर्वक हरे कमल के कोर की लौ को कैसे ले गई। क्या वह अपने मार्गदर्शक के रूप में 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का भी उपयोग कर सकती थी? वह विचारों में खोया हुआ था जब अचानक उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी नज़र नीचे पिघली हुई झील पर पड़ी। आखिरकार ये यहाँ है, गूहे ने सोचा। उसने अपना संयम बनाए रखा, अपनी आभा को छिपाते हुए। जैसे ही पिघली हुई झील की शांत सतह तेज आवाज के साथ फट पड़ी। एक पल में जलते हुए पिघले हुए लावा की अनगिनत धाराएं ऊपर उठीं और पिघली हुई झील से एक विशाल और रहस्यमय प्राणी फूट पड़ा। बिजली की गति से ये गूहे की ओर झपटा, हमला करने के लिए तैयार। गूहे ने प्राणी को देखा और खुद को ठंडेपन से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। तुम आ गए हो, लेकिन तुम नहीं जाओगे। अध्याय 119 मैग्मा की दुनिया में प्रवेश। एक रहस्यमय प्राणी अचानक पिघले हुए मैग्मा को चीरता हुआ हवा में गूहे की ओर बढ़ा। बेतरतीब ढंग से पिघली हुई चट्टान ने एक बार शांत मैग्मा झील को हिंसक उन्माद में बदल दिया। पिघले हुए लावा के स्तंभ उसमें से फूट पड़े, जिससे एक शानदार नजारा बन गया। रहस्यमय प्राणी को अपनी ओर आते देख गूहे की आंखों में मनोरंजन का एक संकेत दिखाई दिया। उसने तेजी से अपने शरीर को घुमाया, पिघले हुए मैग्मा के ऊपर की जगह की ओर बढ़ गया। रहस्यमय प्राणी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अपने शिकार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने गूहे का पीछा किया। गूहे ने अपनी आत्मा की शक्ति का विस्तार किया और अब रहस्यमय प्राणी की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक असाधारण रूप से लंबे शरीर वाले एक सांप जैसे जादुई जानवर जैसा दिखता था, कम से कम 40 से 50 फीट लंबा। इसका पूरा शरीर आग की तरह लाल था, एक गोल आग के जैद जैसा। छोटे हथेली के आकार के लाल तराजू इसकी सतह को ढंके हुए थे। गूहे को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस जादुई जानवर के 2 सिर थे। जिस जगह पर इसकी लंबी गर्दन फटी, वहां बड़े हीरे के आकार की पुतलियों वाले 2 क्रूर सिर बाहर घूर रहे थे, जो एक उग्र और खूनी इरादे से भरे हुए थे। क्या ये 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप है? ये निश्चित रूप से कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं जीत रहा है, गूहे ने खुद से सोचा। ये देखकर कि 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप आकर्षित हो गया था, वह रुक गया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। एक चीखती हुई आवाज के साथ 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप अपने बड़े शरीर के बावजूद आश्चर्यजनक गति का प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे गूहे को पकड़ता गया। एक पल में खतरनाक दोहरे सिर लाल रंग के त्रिशूल के साथ झपटे जो तीखी तलवारों जैसे थे। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, गूहे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जिस क्षण वह 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के हमले से बच निकला, उसने तेजी से एक विशाल और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली पंजे का निशान बनाया, जिसने 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के विशाल शरीर को ऐसे जकड़ लिया जैसे मुर्गी को पकड़ रहा हो। मैग्मा वर्ल्ड के ऊपर 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप एक विशाल पंजे में फंसा हुआ था, असहाय रूप से छटपटा रहा था, भयभीत फुफकारने की आवाजें निकाल रहा था, जो उसकी पिछली क्रूरता के बिल्कुल विपरीत थी। गूहे ने अपने हाथ में थोड़ा बल लगाया और 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया, जैसे कि उसका शरीर फटने वाला था। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने गूहे को देखा और उसकी आंखों में एक विनती भरी हुई थी। यह उल्लेखनीय रूप से बुद्धिमान है। गूहे प्राणी की विनती भरी आंखों से थोड़ा हैरान था। ये जानवर सहानुभूति पाने के लिए दयनीय अभिनय करना भी जानता था। 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को देखते हुए, जो उसके हाथ में दर्द से तड़प रहा था, गूहे के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना बायां हाथ हिलाया और बैंगनी लपटों का एक समूह बनाया, उसे धीरे से 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप की ओर फेंका। गूहे की पकड़ थोड़ी ढीली हुई और उसने प्राणी को उदासीनता से देखा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे निगल जाओ। 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप में असाधारण बुद्धि थी और वह गूहे के शब्दों को स्पष्ट रूप से समझता था।
हालांकि जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने मदराती बैंगनी लपटों को देखा, उसका विशाल शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। बैंगनी लपटों को देखने के बाद दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने अपनी आंखें वापस गुहे की ओर घुमाई और फुफकारते हुए विनती की। उसकी दयनीय अभिव्यक्ति यह कह रही थी, क्या मैं इसे निगल नहीं सकता? मैं वास्तव में डर गया हूँ। हालांकि उसकी विनती के जवाब में गुहे अविचलित रहा और ठंडे भाव से बोला, यदि तुम इसे निगलना नहीं चाहते तो मरने के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए गुहे ने और अधिक बल लगाने की तैयारी की। ये देखकर दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप घबरा गया और बैंगनी लपटों को निगलने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला। ये देखकर गुहे ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक संतुष्ट भाव प्रकट किया। इसके बाद गुहे ने अपनी पकड़ पूरी तरह से छोड़ दी। दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने अब उसकी जीवनदायी दिव्य अग्नि की एक बूंद निगल ली थी। जब भी वह चाहे, सांप के पेट के भीतर की जीवनदायी दिव्य अग्नि फट सकती थी। गुहे का मानना था कि दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप बैंगनी लपटों में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जब गुहे ने अपना संयम ढीला किया, तब भी दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप भागने की कोशिश किए बिना आज्ञाकारी रूप से अपनी जगह पर रहा। गुहे तेजी से दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के ऊपर एक स्थान पर चले गए और उसे नीचे देखा। उन्होंने अपनी आज्ञाकारी स्थिति से कहा, तुम बहुत चतुर हो। यदि तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुम आज्ञाकारी होकर सुनोगे। ये सुनकर दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने अपने दोनों बड़े सिर जल्दी से हिलाए। गुहे संतुष्टि से मुस्कुराए और आगे बोले, क्या एक सांप व्यक्ति महिला लगभग 1 महीने पहले इस स्थान पर आई थी? ये सुनकर दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर सिर हिला दिया। गुहे ने आगे कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां वह महिला गई थी। दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप हिचकिचाया, उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसने अपने शरीर के अंदर बैंगनी लपटों के बारे में सोचा तो उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। फिर दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने अपने विशाल शरीर को हिलाया और पिघले हुए मैग्मा की दुनिया की ओर एक तेज बहती नदी की तरह उछला, अंत में सीधे मैग्मा में गोता लगाया और बड़ी मात्रा में पिघली हुई चट्टान को छलकने दिया। ये देखकर गुहे ने खुद को नीली रोशनी में ढकने के लिए जुवानबिन पवित्र कवच को सक्रिय किया। जुवानबिन कवच ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इसने गुहे के शरीर पर गिरने वाली पिघली हुई चट्टान के छींटे को विक्षेपित कर दिया। जुवानबिन कवच से सुरक्षित गुहे को ऐसा लगा जैसे वह बाहरी गर्मी से अलग हो गया है। वह बाहर के चिलचिलाती गर्मी को महसूस नहीं कर सकता था। गुहे ने अपनी हथेली से कुछ पिघली हुई चट्टान को उठाया और धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले उसे अपनी उंगलियों के बीच बहने दिया। गुहे पिघली हुई चट्टान के साथ निकट संपर्क से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन पैदा कर दी। अगर इस समय उसका जुवानबिन कवच अचानक से नष्ट हो जाता तो वह एक टिड्डे के बारे में सोचते हुए जो एक गर्म तवे पर बेताब होकर कूद रहा था, गुहे खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। उस विचार के साथ गुहे ने पीछे मुड़कर दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को देखा जो आज्ञाकारी रूप से कुछ ही दूरी पर प्रतीक्षा कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बड़े आदमी, आगे बढ़ो। गुहे के शब्दों को सुनकर दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर वह नीचे मैग्मा में गोता लगाता हुआ लावा झील में लहरें पैदा करता हुआ चला गया। गुहे दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के पीछे लटकते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। अध्याय 120 अग्नि कमल बीज, नीला कमल मंच। पिघले हुए लावा की अग्नि में दुनिया में रुक रुक कर काली धाराएं उठती रहती थीं। कभी कभी अज्ञात स्रोतों से पिघले हुए लावा के अत्यंत हिंसक प्रवाह फूट पड़ते थे। इन काली धाराओं में अपार ऊर्जा होती थी और उनमें से किसी एक से टकराने पर गंभीर चोट लग जाती थी, यहाँ तक कि डूलिंग स्तर के विशेषज्ञ को भी। सौभाग्य से अग्नि आत्मा सांप इस जगह से बहुत परिचित था। ये सबसे उपयुक्त मार्ग ढूंढ लेता था और इन काली धाराओं के आने से पहले ही उनसे बचने के लिए चुपके से आगे बढ़ जाता था। गुहे, जो इसका बारीकी से अनुसरण करता था, जीचितियान या तकनीक का उपयोग करके किसी भी खतरे से आसानी से बच जाता था। इस अग्नि में दुनिया में दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के अलावा कोई और प्राणी नहीं दिखाई देता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि यहाँ रहने की परिस्थितियां अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं। अगर दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप जैसे अनोखे जीव न होते जो पिघले हुए लावा को खाकर जीवित रहते हैं, तो बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेरों के राजा सहित किसी भी अन्य जादुई जानवर के लिए इस जगह पर बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से घूमना असंभव होता। जैसे जैसे वे रसातल में गहराई तक प्रवेश करते गए, गुहे अपने जुवानबिन पवित्र कवच की सुरक्षा के साथ भी यह महसूस करने लगे कि बाहरी तापमान तेजी से बढ़ रहा था। यह महसूस करते हुए गुहे ने अपने जुवानबिन कवच की शक्ति को जल्दी से बढ़ा दिया ताकि इसकी सुरक्षात्मक बाधा बनी रहे। इस वातावरण में जहां संवेदी धारणा से वंचित थे, गुहे समय बीतने का सही अनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने बस दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का लगन से पीछा किया।
कुछ समय बाद गूहे ने चारों ओर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आसपास का उगला लावा थोड़ा नीला होने लगा था, जो तापमान में तेजी से वृद्धि का संकेत था। ये देखकर गूहे का दिल दहल गया। उन्हें पता था कि यह परिवर्तन बढ़ती गर्मी के कारण था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अपने जुबानबिन कवच को बनाए रखने के लिए और अधिक डुक्यूई खर्च करनी होगी। उसने आसपास के नीले रंग के लावा को कुछ घबराहट के साथ देखा। ऐसे माहौल में जहां बुनियादी इंद्रियां भी सीमित थीं, उसे समय की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। वह केवल 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का लगन से पीछा कर सकता था। गूहे ने आगे बढ़कर चिल्लाया, अरे बड़े आदमी, ये कितना दूर है। उसकी आवाज़ डुक्यूई द्वारा पिघले हुए लावा की बाधा को भेदते हुए अग्नि आत्मा सांप के कानों तक पहुंची। सांप ने अपना एक विशाल सिर गूहे की ओर घुमाया, कुछ फुफकारें निकाली और फिर उसे अनदेखा करते हुए दूर चला गया। अगले ही पल 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप ने अचानक अपनी गोता लगाने की गति बढ़ा दी। सांप की प्रतिक्रिया को देखते हुए गूहे ने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी ताकि वह उसके साथ चल सके। कुछ समय के लिए दोनों रसातल में और आगे बढ़ गए। गूहे ने अपने आसपास की चीज़ों की बारीकी से जांच की, किसी भी तरह के बदलाव के संकेतों की तलाश में। अचानक गूहे की नज़र कुछ ही दूरी पर चमकीली हरी रोशनी के स्रोत पर टिकी हुई थी। पिघले हुए लावा के भीतर एक हरी रोशनी चमकी। गूहे ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और उस हरी रोशनी के भीतर एक कोमल, चमकता हुआ हरा कमल का फूल सुंदर ढंग से खड़ा देखा। हरे कमल के फूल को देखकर गूहे का दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने आखिरकार उसे पा लिया। हिस, उसके बगल में अग्नि आत्मा सांप ने एक तीखी आवाज़ निकाली। गूहे ने मुड़कर देखा और देखा कि उस प्राणी की बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थीं और उसका विशाल शरीर थोड़ा कांप रहा था। सांप की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए गूहे के पैर ने पिघले हुए लावा को धक्का दिया। उसका शरीर झील में एक छोटी मछली की तरह तेजी से हरी रोशनी से ढके क्षेत्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका शरीर हरी रोशनी के पास पहुंचा, गूहे ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके आसपास का तापमान आसमान छू रहा है। यह महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपने जुबानबिन पवित्र कवच की शक्ति बढ़ा दी। अपने कुछ हद तक सूखे होंठों को चाटते हुए गूहे ने अपने पैर से एक और कदम बढ़ाया, आखिरकार हरी रोशनी से ढके क्षेत्र में गोता लगाया। जब उसका शरीर हरी रोशनी में प्रवेश करता है तो अपेक्षित तीव्र गर्मी नहीं आती है। इसके बजाय उसके आसपास का तापमान रहस्यमय तरीके से कम हो जाता है। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने गूहे को चकित कर दिया। एक पल के बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया और जल्दी से अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसने आखिरकार अपनी नज़र केंद्रीय आकृति हरे कमल के फूल पर टिका दी। हरे कमल में 8 पत्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक हरे जैड के एक निर्दोष टुकड़े की तरह थी, जो पूरी तरह से पारदर्शी थी। पहली नज़र में ये बेदाग लग रहा था, जिससे लोगों को इसे छूने की अदम्य इच्छा हो रही थी। कमल के फूल के भीतर लगभग 2 से 3 फीट आकार का एक छोटा कमल का मंच दिखाई दे रहा था। इस मंच पर बने छिद्रों में चमक के फीके बिंदु विकीर्ण हो रहे थे। ये कमल के बीच शुद्धतम अग्नि गुण ऊर्जा से संघनित थे। हरे कमल के फूल के नीचे 10 मीटर से अधिक लंबा एक बहुत लंबा तना छोटी छोटी लताओं से ढका हुआ था। जैसे जैसे ये लताएं हिलतीं, गूहे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वे आसपास के लावा से हिंसक अग्नि गुण ऊर्जा को लगभग लालची तरीके से अवशोषित कर रहे हैं। ये हरा कमल का फूल असीम लावा के भीतर तैर रहा था, जो समुद्र में बहते हुए एक जल लिली जैसा था। अगर 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप आगे नहीं होता तो गूहे की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी इतने विशाल क्षेत्र में इतने छोटे हरे कमल के फूल को कुछ महीनों से भी कम समय में ढूंढना लगभग असंभव होता। गूहे का शरीर धीरे धीरे हरे कमल के फूल के पास पहुंचा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह इसकी सुंदरता को बेहतर ढंग से समझ पाया। ऐसी पूर्णता केवल समय बीतने और प्रकृति की कलात्मकता के माध्यम से ही बनाई जा सकती है। सावधानी से लहराते हुए गूहे धीरे धीरे हरे कमल के ऊपर के क्षेत्र में पहुंचे। कमल के फूल के भीतर छोटे कमल के मंच के केंद्र में मुट्ठी के आकार का एक छेद था। हालांकि इस समय वह छेद खाली था। ये जानते हुए भी कि रानी मेडुसा ने पहले ही ग्रीन लोर्ड्स फ्लेम हॉट ले लिया था, गूहे को अभी भी निराशा का एहसास हुआ। अपना सिर हिलाते हुए गूहे ने अपने नुकसान की भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से रानी मेडुसा से ग्रीन लोर्ड्स फ्लेम हॉट को पुनः प्राप्त कर सकता था। अभी के लिए इसे उसके कब्जे में छोड़ना सुरक्षित होगा। फिर गूहे ने अपना ध्यान अपने सामने ग्रीन लोर्ड्स प्लेटफॉर्म पर लगाया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। इस ग्रीन लोर्ड्स प्लेटफॉर्म ने हजारों वर्षों से पृथ्वी की आग को संघनित किया था। जब तक वह इसे लेता और साधना के लिए इसका उपयोग करता, उसकी गति कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ जाती, अगर 10 गुना नहीं। इसके अलावा टकराव की स्थिति में वह डुक्यूई के साथ इसे सक्रिय कर सकता है, जिससे अंदर छिपी हुई पृथ्वी की आग निकल जाती है। भले ही उसका सामना डूजोंग पावर हाउस से हो, उन्हें हराना शायद गारंटी न हो, लेकिन कम से कम बच निकलना, पार्क में टहलना तो आसान होगा।